हेलो बच्चों। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशंस। तो हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े इसमें हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ा राजास पे, नवाब्स पे, पीजेंट्स पे या ट्राइबल्स पे। तो ये जो हमारा आज का चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे और एक कोशिश करेंगे समझने की कि जो ब्रिटिश रूल था इसके क्या इम्प्लिकेशंस पड़े स्टूडेंट्स की लाइफ्स पे। जो ब्रिटिश थे इंडिया में वो खाली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट ही नहीं चाहते थे, बट जो रेवेन्यूज़ थे वो उनको भी कंट्रोल करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो उनको क्या लगा कि उनका एक कल्चरल मिशन है। मतलब उनको क्या करना था, यहाँ के जो नेटिव्स मतलब जो यहाँ के रहने वाले थे उनको सिविलाइज करना है, उनके कस्टम्स को चेंज करना है और वैल्यूज़ को चेंज करना है। ब्रिटिशर्स को ये लगता था। तो इन्होंने कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए और जो इंडियंस थे उनको कैसे एजुकेट किया, कैसे सिविलाइज्ड किया और कैसे मतलब कैसे उन्होंने ऐसे मतलब ये रूल्स निकाले या लॉज निकाले जिससे जो यहाँ के रहने वाले थे उनको लगा कि जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो गुड सब्जेक्ट्स मतलब जो यहाँ के रहने वाले हैं वो गुड सब्जेक्ट्स बने। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसके लिए मतलब जो ये क्वेश्चंस है इनके लिए तो सिंपल आंसर्स तो थे ही नहीं। तो इस पे लगभग बहुत सारे डिकेड्स तक डिबेट्स चलती रही। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। मतलब ब्रिटिशर्स जो यहाँ की एजुकेशन उनके नज़रिए से हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ की एजुकेशन को किस नज़रिए से देखते थे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या सोचते थे, उन्होंने क्या क्या आइडियाज़ दिए थे एजुकेशन के रिलेटेड जो 2 सालों से इवॉल्व हुई। तो इस प्रोसेस में हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंडियंस जो थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया इन ब्रिटिशर्स के आइडियाज़ को और कैसे वो आइडियाज़ डेवलप हुए, उनके व्यूज़ बने और कैसे जो इंडियंस थे वो कैसे एजुकेटेड हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं 1783 में क्या था, एक पर्सन आए जिनका नाम था विलियम जोन्स। वो कलकत्ता आए। तो वो कलकत्ता किस लिए आए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के एज अ जूनियर जज अपॉइंट हुए थे। तो उस टाइम पे कौन अपॉइंट करता था जजेस को? कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की। तो कंपनी ने इनको एज अ जूनियर जज अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो जो ये थे विलियम जोन्स जो थे वो लॉ के एक्सपर्ट तो थे ही और लिंग्विस्ट भी थे। तो लिंग्विस्ट का मतलब क्या हुआ? लिंग्विस्ट होता है वो इंसान जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज हो या बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हों। तो इन्होंने क्या किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज पढ़ी। फ्रेंच और इंग्लिश आती थी इनको और अरेबिक लैंग्वेज अपने फ्रेंड से सीखी और पर्शियन भी सीखी इन्होंने। तो कलकत्ता में इन्होंने कई घंटे बिताते थे ये पंडित्स के साथ में जो इनको संस्कृत लैंग्वेज सिखाते थे, ग्रामर सिखाते थे। तो उनके साथ ही बहुत ही टाइम स्पेंड करते थे पंडित्स के साथ। तो पोइट्री भी, संस्कृत पोइट्री भी इन्होंने सीखी उन्हीं पंडित्स के साथ। तो फिर उनको जल्दी मतलब एंशंट इंडियन टेक्स्ट के बारे में भी उन्होंने पढ़ा। और एंशंट इंडियन टेक्स्ट किस पे थे? लॉ पे, फिलॉसफी पे, रिलीजन पे, पॉलिटिक्स पे, मोरालिटी पे, अर्थमेटिक पे, मेडिसिन पे और बाकी साइंसेस में भी थे एंशंट इंडियन टेक्स्ट। तो जोन्स ने देखा कि जो उनके इंटरेस्ट थे वो मतलब वो चाहते थे कि इंडियन टेक्स्ट के बारे में मतलब वो जो पढ़ रहे थे तो उनका ये था कि उन्होंने डिस्कवर किया कि जो उनका इंटरेस्ट है वो और भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स शेयर करते हैं। कलकत्ता में जो रह रहे हैं और भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स का यही सेम इंटरेस्ट है।
तो उस टाइम पे इंग्लिशमैन थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हैलहेड। तो ये भी बिज़ी थे, एंशंट इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर कर रहे थे, इंडियन लैंग्वेजेस पे मास्टरी कर रहे थे और क्या कर रहे थे, इन्होंने ट्रांसलेट किया था संस्कृत और पर्शियन वर्क्स जितने भी थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो जो जोन्स थे उन्होंने कोलब्रुक और नथानियल हैलहेड के साथ मिलके एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप की और एक जर्नल इन्होंने स्टार्ट किया। उस जर्नल का नाम क्या रखा इन्होंने, एशियाटिक रिसर्चेस। तो जोन्स और कोलब्रुक ने मतलब इनका सेम एटीट्यूड था इंडिया की तरफ। तो ये इनका एक डीप रेस्पेक्ट था इंडिया के एंशिएंट कल्चर्स, मतलब सॉरी, इनका डीप रेस्पेक्ट था एंशिएंट कल्चर्स के लिए, और चाहे वो इंडिया का हो या वेस्ट का हो, तो इनका डीप रेस्पेक्ट था। तो इन्होंने देखा कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है तो वो पास्ट में बहुत ही ग्लोरियस थी, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। तो इसको समझने के लिए ये ज़रूरी था कि जो इंडिया के जो सैक्रेड और लीगल टेक्स्ट हैं वो जो एंशिएंट पीरियड के हैं उनको पढ़ा जाए, उनको डिस्कवर किया जाए। तो फिर जो इन टेक्स्ट के रिलेटेड जो ये मतलब जो ये टेक्स्ट जब वो डिस्कवर करेंगे तो इनसे रियल आइडियाज़ और लॉज के बारे में पता चलेगा। लेकिन वो किसके रिलेटेड थे, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के रियल आइडियाज़ और लॉज के बारे में पता चलेगा। तो फिर इसी से इंडिया की फ्यूचर डेवलपमेंट हो सकेगी, जो बेस बनेगी इंडिया की फ्यूचर डेवलपमेंट की। तो जोन्स और कोलब्रुक डिस्कवर करते रहे एंशिएंट टेक्स्ट को, उनकी मीनिंग इन्होंने समझी, फिर इसको ट्रांसलेट किया, और जब उसको ट्रांसलेट किया ताकि, और वो चाहते थे कि जो इन्होंने फाइंडिंग्स निकाली है वो बाकी लोगों को भी पता चली। तो इस प्रोजेक्ट को वो मानते थे खाली ब्रिटिशर्स को मदद ही नहीं मिलेगी इंडियन कल्चर के बारे में जानने के लिए, लेकिन ये इंडियंस को भी मदद मिलेगी कि वो अपनी हेरिटेज को रीडिस्कवर कर पाएंगे, और जो उनका पास्ट, ग्लोरियस पास्ट था जो गुम हो गया है, उसको भी ये समझ पाएंगे। सॉरी, गुम नहीं हो गया, जो डिक्लाइन हो गया है उसको समझ पाएंगे। तो इस प्रोसेस में जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या बन गए, इंडियन कल्चर के गार्जियंस बन गए और मास्टर्स भी बन गए। तो ऐसे आइडिया से इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स ने आर्ग्यू किया कि वो जो वेस्टर्न लर्निंग के बजाय यहाँ पे इंडियन लर्निंग को प्रमोट करें। तो उनको लगा कि ये प्रमोशन के लिए इनको क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन सेटअप करने चाहिए ताकि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को एनकरेज किया जाए, उनकी स्टडी को एनकरेज किया जाए, और संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर पढ़ाया जाए और पोइट्री भी पढ़ाई जाए। जो ऑफिशियल्स ये सोचते थे, वो चाहते थे कि जो हिंदूज़ और मुस्लिम हैं उनको क्या, मतलब उनको अपने हिंदूज़ के हिंदू टेक्स्ट्स के रिलेटेड पढ़ाया जाए और मुस्लिम्स को मुस्लिम टेक्स्ट के रिलेटेड पढ़ाया जाए। तभी वो चाहते थे कि वो मतलब तभी बिलीव कर पाएंगे कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम यहाँ के नेटिव्स के दिल में अपने लिए जगह बना पाएंगे, और तभी यहाँ के नेटिव्स इनको रेस्पेक्ट कर पाएंगे, और रेस्पेक्ट तो कर पाएंगे और इनको अपने दिल में जगह दे पाएंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ इन्होंने एक मदरसा सेटअप किया कलकत्ता में 1781 में, ताकि प्रमोशन मतलब स्टडी की जा सके, अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ का स्टडी किया जा सके मदरसा में। और हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया बनारस में 1791 में, ताकि जो एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है उनकी स्टडी के लिए एनकरेज किया जा सके बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो इससे क्या होगा, वो कंट्री को अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएंगे, अच्छे से कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो अभी मैंने एक वर्ड बोला मदरसा, तो मदरसा क्या है, एक अरबिक वर्ड है, ये अरबिक वर्ड है जो एक जगह, अरबिक वर्ड है तो इसका मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर लर्निंग की जाती है, या कोई भी स्कूल या कॉलेज हो सकता है। तो
तो ये था कुछ ब्रिटिश ऑफिशल्स के व्यू पॉइंट्स। लेकिन कुछ ऐसे ब्रिटिश ऑफिशल्स भी थे जो ये मतलब उनको बिल्कुल भी इन ओरिएंटलिस्ट के बिलीव्स, तो जो कुछ ऑफिशियल्स थे जैसे मैंने बोला वो इनको जो इन ब्रिटिश ऑफिशल्स के व्यूज़ से सहमति नहीं रखते थे। उनको नहीं पसंद था कि वो ऐसे प्रमोशन कर रहे हैं इंडियन हेरिटेज की। तो इन्होंने इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया इन ओरिएंटलिस्ट्स को। तो ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? जिनको नॉलेज होती है लैंग्वेज और कल्चर की, लेकिन एशिया के लैंग्वेज और कल्चर की जिनको नॉलेज होती है उनको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।